मेरी एक्स की लाइफ में चल के आ रहा है, वो मेरे को छोड़ने के बाद पछताता है या नहीं पछताता है, क्या उसको रिग्रेट होता है, क्या वो रिकनसाइल करेगा मेरे साथ, अच्छा उसको फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, ठीक है, क्या वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा, इस टाइप के सवाल होंगे हमेशा। तो वो किसी भी उसमें रिकनसाइल रीयूनियन हो सकता है कि मेरे पास मौका था एक रीडर के थ्रू ये काम करवाने का और मैंने नहीं किया, तो मुझे रिग्रेट में नहीं जीना। एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर आपको क्या लगता है सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है? कि थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, 4-6 महीने थोड़ी तंगी रहेगी, परेशानी रहेगी, एफर्ट डालो कुछ नहीं तो गिव अप कर देते हैं। वह यार ये देख दो यार, कोई अगर नया आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम एक को छोड़ोगे नया मौका मिलेगा। आज की डेट में भी ना वो दोनों साथ में अच्छे से रह नहीं गए जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली कार्मिक रिलेशन एंड सोलमेट, जी क्या डिफरेंस होता है दोनों? सोलमेट्स आर लाइक जी कहते हैं ना दो जिसमें एक गन टाइप वो होते हैं। वो आजकल हम लोग हाईलाइट करते हैं कि सोलमेट कनेक्शन का मतलब सिर्फ एक ही है, हस्बैंड एंड वाइफ। सो कोल्ड अगर जब शादी होती है ना नई नई तो लड़कियां मेंशन करती हैं सोलमेट्स, बट जरूरी नहीं है दैट ही इज और शी इज योर सोलमेट। अब उनका टाइम पूरा होगा, अगर आदमी मर जाता है औरत मर जाती है, उनका समय था वो पूरा होगा। अच्छा, आपने अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन वाइज हाँ। कि आपने पीएचडी की है टैरो रीडिंग में, आपका ये इंक्लिनेशन कैसे हुआ? कैसे आपकी ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद आप इस फील्ड में कैसे आ गए? देखो ऐसा होता है, इस लाइन के बारे में ना एक खासियत है, वो ये कहते हैं कि इसको आप नहीं ये आपको चुनती है। तो मेरे को थोड़ा सा ये था कि लाइक शुरू से ना इंट्यूशन पावर अच्छी थी, बचपन से ना जैसे मतलब कोई भी चीज़ बोल दो तो हो जाती थी, या कोई चीज़ कह दी ऐसा होगा वो ऐसा हो जाता था, मतलब काउंट नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे बाहर धूप है, रात ना बारिश आ जाए मज़ा आ जाएगा, और समझ लो 4 घंटे बाद बारिश आ गई बिना सिर पैर के, एक दिली इच्छा थी कि ऐसा हो जाए, वो हो जाता था। तो बचपन से ना ये चीज़ें तो नोटिसेबल थी, बट हाँ सीखने का दौर इसलिए ऐसा हुआ, अट्रैक्शन अपील हुआ कि यार इस काम से अट्रैक्शन है। देखो आप कभी भी किसी काम में पहुँचते हो ना तो किसी ना किसी कोई ना कोई जरिया बनती है कोई चीज़ कि यार मैं यहाँ पे पहुँचा, तो वो ऐसा था कि लाइक मेरा जरिया बन गया कि यार ठीक है मैं इस तरीके से यहाँ पे चढ़ूँगा। और भगवान की बड़ी कृपा रही, ब्लेसिंग्स कह सकता हूँ उस चीज़ को, कि जब मैंने पहली बार काम स्टार्ट किया ना मेरी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट थी कि मेरे को लगा कि भाई यही मेरे को चूज़ करना है, मेरे को इसी के साथ आगे बढ़ना है। एंड जब जब भी मेरा काम किया, मेरे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड मैं काम करता हूँ, एंड क्लाइंट्स आर लाइक कि भाई वो जो प्रेडिक्शन तू देता है ना वो अच्छे जिनके पास, देखो मेरे पास अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों का 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो द वे आई स्पीक, द वे अदर स्पीक, द कॉन्फिडेंस वो बहुत अलग होता है। तो लोगों की तारीफ से, क्योंकि फीडबैक दूसरा देता है, मैं कहूँगा मैं अच्छा हूँ मज़ा नहीं आएगा, आपको कहो यार मेरा प्रेडिक्शन तो आपका जो फोकस है वो मेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा है या फिर टैरो रीडिंग? जो मेरा जो पीएचडी होल्डिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए ना हमें बहुत सारा डिटेल चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, एंड फिर बहुत बारी ना आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर से चल नहीं रहे होते हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल चैप्टर के अंदर तो आपके लिखे हुए हैं कि आप ये स्टेप करो तो आपकी लाइफ ऐसे चलेगी, लेकिन आप उस स्टेप से चलते ही नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं चलते। तो क्या होता है, टैरो का रीडिंग ना एनर्जी बेस्ड है। जैसे आपने बोल दिया, जैसे मान लो आज एक नॉर्मल सी एक प्रेडिक्शन है कि भाई कल ना बारिश होने वाली है, तो आपने क्या किया, आपको पता है यार कल ना मैं बाइक पे जाता हूँ ऑफिस, मेरे को बाइक पे नहीं जाना क्योंकि कल बारिश होने वाली है, मैं भीग सकता हूँ और कल का काम कल ही होना है, तो या तो मैं मेट्रो से ट्रैवल करूँगा या मैं कैब से जाऊँगा, और कैब से भी जाऊँगा बारिश हो रही है तो मुझे 2 घंटे पहले निकलना है क्योंकि मैं लेट नहीं हो सकता, या फिर मुझे पता कल बारिश होने वाली है तो मैं कल वाला काम अगर आज निपटा सकूँ तो मैं निपटा लूँगा। तो ये प्रिडिक्शंस है सब। तो ये होता है कि एनर्जी बेस्ड है कि लाइक हम कैलकुलेटिवली आपको बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चाहे वो आपका कहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल अब आप 11th में जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि मेरा फ्यूचर किस में अच्छा हो सकता है, आर्ट्स में अच्छा होगा, कॉमर्स में होगा, साइंस में होगा, मेडिकल में होगा, नॉन मेडिकल में होगा। तो आपको अगर एक गाइडेंस वाला पर्सन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से करे चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग से करे, वो आपको बता सकता है कि आपको कल किस चीज़ में बेहतर है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में आप ये समझ पाओगे कि एग्जैक्टली इस बंदे का नेचर और वो सब क्या हो सकता है। ठीक है, आप हाफ ऑफ द चीज़ आप कह सकते हो, हाफ ऑफ द उसकी कहानी से समझ लोगे तो आप 100% उसको एक ऑरा दे सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर आपको ये पता लग गया कि इसका ध्यान किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस वे में जा रहा है। वैसे तो ब्रांचेज ही हैं, ये नहीं कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, फिर आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर लोगों के विश्वास के ऊपर भी है कि आपका ट्रस्ट किस चीज़ पर है।
जैसे एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, ये हमारी ब्रांचेज हैं बहुत पहले से, अंग शास्त्र बोलते हैं न्यूमरोलॉजी को, ठीक है। तो ये शास्त्र हैं सारे। टैरो का रीडिंग हमारी बनाई हुई नहीं है, मतलब हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, ठीक है, हाँ ये वेस्टर्न है। तो इससे हम चाहे तो वैसे एस्ट्रोलॉजी से लिंक करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके भी ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड्स। अब मुझे सब कुछ आता है तो मैं मिक्स भी कर लेता हूँ, फिर सामने वाले पर्सन के ऊपर भी होता है, वो कहता है यार मेरे को ना सिर्फ टैरो के साथ नहीं जाना, मेरे को एस्ट्रोलॉजी का सेशन भी चाहिए, कुंडली भी पढ़ो, कुंडली में क्या नज़र आ रहा है, तो मिक्स करके भी गाइडेंस दी जाती है। डिपेंड्स कि सामने वाला बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम लोग आगे प्रिडिक्शन और गाइडेंस। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इसको ना एज गाइडेंस लेकर के चलो, ये नहीं कि इसी पे ही सारी निर्भरता दिखा दी, नहीं, इसको गाइडेंस लेकर के चलो, क्योंकि आपके कर्मा भी तो है ना, आप कर्म क्या कर रहे हो, आपके एफर्ट्स किस लाइन में जा रहे हैं। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो फिर कैसे होगा। आपने मुझे बुलाया कि मैं पॉडकास्ट करना है, तो पॉडकास्ट करने के लिए मेरे को घर से उठ के आना तो पड़ेगा, लेकिन गूगल मैप भी चाहिए लोकेशन के लिए। तो जब तो इससे मिक्स ऑफ एवरीथिंग अगर होगा तो एक बेटर प्रेडिक्शन हम क्लाइंट को दे पाएंगे। चीज़ के साथ भी जा सकते हो। ये कभी कभार सामने वाला ना क्लाइंट का डिमांड ऐसा है कि यार मैं चाहता हूँ कि लाइक आप मेरे को एक बार इससे भी चेक कर दो, इससे भी चेक कर दो, उसकी सेटिस्फेक्शन। तो हॉट टॉपिक आज के दिन टैरो का क्या है? रिलेशनशिप। मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं, मेरी शादी कब होगी, मेरा एक्स आज खुश है या नहीं है मुझे छोड़ने के बाद, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, मतलब ऐसे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस होंगे। हाँ हाँ, मेरी फीमेल क्लाइंट है, वो उसके ब्रेकअप को आज 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो मेरे पास आएगी मैं कभी कभार उस पर हंसता हूँ कि यार कभी तो कुछ और सवाल लेकर के आओ। हमेशा एक जैसे सवाल क्या होंगे, मेरी एक्स की लाइफ में चल क्या रहा है, वो मेरे को छोड़ने के बाद पछताता है या नहीं पछताता है, क्या उसको रिग्रेट होता है, क्या वो रिकनसाइल करेगा मेरे साथ, अच्छा उसका फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, ठीक है, क्या वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा। इस टाइप के सवाल होंगे हमेशा। नो डाउट 4 महीने तक तो ऑब्वियसली बात है आंसर सेम ही था, बट एक टाइम पे आके तो आंसर बदलेंगे ना। तो अब वो आज जब मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार नाउ ही इज मूव्ड ऑन, वो किसी और के साथ है, वो फ्यूचर प्लान कर रहा है, अब उसको दिक्कत होती है कि उसने मेरे साथ गलत किया था, ठीक है, और अब ये खुश क्यों हो रहा है। तो इस टाइप के ना बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं जिनको लोगों को ये है कि भैया दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ऐसा नहीं है कि लाइक रिकन्सिलेशन नहीं होता, इट डिपेंड्स। अगर पर्सन जिंदा है तो वापस आ सकता है। भाई बहुत सारे रिश्ते हमारे टूटते हैं, कोई भी रिलेशन है, बाप और बेटे के 20 साल की बात नहीं हुई तो रिकनसाइल होता है, या भाई बहन में 20 साल बात नहीं हुई, 10 साल बात नहीं हुई तो रिकनसाइल होता है, कि दोनों अलाइव हैं, अलाइव होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली बात है किसी भी रिश्ते में अगर टूटा है तो वो किसी भी उसमें रिकनसाइल रियूनियन हो सकता है। वैलिडेट करती हैं चीज़ें। तो टैरो जी, टैरो तो सिर्फ बता सकता है ना कि कब होगा, हाँ। या कुछ ऐसी रेमेडीज भी देता है जैसे नहीं, रेमेडीज भी देते हैं। जैसे क्या होता है, आपकी चेस्ट में पेन है, आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि सर और रिस्पेक्टेड मैम मेरी ना चेस्ट में पेन है, आप मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको वो बताएगा, आपसे पूछेगा डॉक्टर आपने क्या खाया था, क्या पिया था, बेसिक डिटेल लेगा आपसे, फिर आपकी स्टेटोस्कोप से चेक करेगा, हार्ट बीट कैसी है, फ्रंट से लेगा बैक से लेगा, जो भी उसका प्रोसीजर है एनालाइज करेगा, वही आपको बता पाएगा ये हार्ट अटैक के सिम्टम है या गैस बन रही है। हो सकता है 10 रुपये की गैस में ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आता है तो हम बेसिक डिटेल लेते हैं, भाई आपका नाम क्या है, रिलेशन कितना पुराना था, कब से बातचीत बंद हो रखी है, ठीक है, कोई मेजर कोई बात अगर बताना चाहे तो बता देनी तो हम बता देंगे, ठीक है, कि भाई ये सवाल आ गया सामने से कि भाई मेरे को ना 2 महीने हो गए मेरी बात नहीं हुई, तो क्या मेरा एक्स वापस आ रहा है, क्या आ सकता है। अगर टाइम फ्रेम में ये आ गया कि कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे समझ आ रही है, 2 महीने हो चुके हैं ना बातचीत बंद हो, धीरे धीरे समझ आ रही है, 2 महीने में रिकन्सिलेशन हो जाएगा, तो बात खत्म हो गई, क्योंकि रिकन्सिलेशन हो रहा है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि आंसर प्रोबेबिलिटी पे रहेगा। अगर आंसर में गिरावट है, मीन्स चांसेस है भी नहीं भी, या परसेंटेज है 50-50 कॉलम है, देन फिर उसको सोल्यूशन या रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अगर आंसर है नहीं कि नहीं आ सकता, देन वो मतलब पर्सन ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी में आपके ना के चांसेस ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 10% है, क्या हम कुछ सॉल्यूशन रेमेडी परफॉर्म करके इसको काउंटर कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द केस सिचुएशन, अगर हम काउंटर कर सकेंगे तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे परसेंटेज के साथ कि कितना सक्सेस रेशो में मिलेगा। और अगर आंसर ये है कि रिकनसाइल कराने का भी फ़ायदा नहीं है, मत करवाओ क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, ये गाइडेंस पे चल रहेगा, तो फिर उसको मना भी किया जाता है। उसके बाद भी अगर क्लाइंट जिद करता है कि नहीं मेरे को एफर्ट मारने हैं, कल को मुझे रिग्रेट ना हो
कि मेरे पास मौका था एक रीडर के थ्रू ये काम करवाने का और मैंने नहीं किया, तो मुझे रिग्रेट में नहीं जीना। तो फिर उसके कहने पे हम लोग एफर्ट मार सकते हैं, क्योंकि देखो काम कर्म से ही होना है, एफर्ट से होना है। गिव अप करना या कर्म का भोगी बनना या कर्म करना वो आपके हाथ में है। कई बार ऐसा होता है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको पहले से ही पता लग जाता है सोसाइटी में, जैसे केसेस आते हैं कि अब क्या होने वाला है, किस टाइप की बीमारी आने वाली है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इस टाइप की प्रॉब्लम पहले से आने लग जाती है। तो एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, आपको क्या लगता है सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है? देखो, पहली चीज़ तो ऐसा है कि सोसाइटी में तो बहुत कुछ चल रहा है आज की डेट में। हर एक की पॉइंट को तो वैसे ही टारगेट नहीं कर सकते, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नहीं नहीं, आपके पास किस टाइप के केसेस ज़्यादा? मेरे पास तो ज़्यादातर केसेस रिलेशनशिप के आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के अलावा अगर कोई बात है तो करियर पे आते हैं, क्योंकि जो मेरी जो मेजर यूथ है वो बेसिकली जो यूथ वाला क्लाइंटेज है वो ज़्यादा है। अगर उसके बाद बोलूँ तो फिर वो एज सेगमेंट आ जाता है 50-55 के आसपास वाला, जो उम्र में बड़े होते हैं। हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज बहुत कम है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्लाइंटेज थी, बहुत सारी सिर्फ हेल्थ के लिए, क्योंकि तब नौकरियां लोगों की ठप पड़ गई थी, तो लोगों ने तब नौकरियों पे ज़्यादा पूछा था, क्योंकि रिलेशन के लिए बहुत टाइम था उस समय पर। रिलेशन में क्वेश्चंस तब कम थे, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा टॉपिक तो यही रहता है कि रिलेशनशिप क्या सिनेरियो है इसका, क्या फ्यूचर होगा या नहीं होगा। अच्छा, लेकिन लोगों के साथ एक शिकायत है मुझे बहुत ज़्यादा, लोग आजकल गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी एफर्ट नहीं डालते। जैसे हाँ, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालते। अगर किसी को कह दो ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, 4-6 महीने थोड़ी तंगी रहेगी, परेशानी रहेगी, एफर्ट डालो, कुछ भी है, तो गिव अप कर देते हैं। वह यार ये देख दो यार, कोई अगर नया आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम एक को छोड़ोगे नया मौका मिलेगा। रिलेशनशिप क्या है, एक छोड़ा दूसरा मिलेगा। ये देखो, माता पिता तो है नहीं, एक ही रहेंगे। रिलेशनशिप्स आर लाइक पार्टनर, तो आपके बदलते रहेंगे। किसी के साथ कार्मिक रिलेशन है, किसी से सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन आपके बिल्ड होते रहेंगे। हमारा बैठना भी कुछ कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, हम भी आमने सामने बैठे, आज कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, तो रिलेशन तो बिल्ड होते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि लोग गिव अप जल्दी कर देते हैं। छोटी सी बात हुई, ठीक है, छोड़ दो, खत्म कर दो बात को। तो ये होता है, ये आम हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे पास अभी केस आया था, मैं वो सुनाता हूँ। एक लड़की थी, मेरी क्लाइंट है वो, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा उसका। तो उसके ना हस्बैंड का बिजनेस कोलैप्स कर गया, बिल्कुल डेड एंड जिसे बोलते हैं, नील इन द कॉफिन एक वर्ड यूज़ करते थे, सिर्फ नाखून ही रह गया और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने मुझे सवाल किया, मैं थोड़ा सा ब्लंटली जवाब देना पसंद करता हूँ चीज़ों का। तो मैंने एक चीज़ बोली कि शिकायत थी जैसे, तो उन्होंने बोला कि यार मैंने इससे अलग होना चाहती हूँ। मैं कहा रीज़न तो कुछ है ही नहीं। रीज़न तो क्या होगा, इसके बाद पैसे नहीं बचे, पालेगा कैसे मुझे। मैंने कहा अगर सेम चीज़ तुम्हारे पिताजी के साथ होती तो उन्हें तो मैंने छोड़ दी, उन्होंने मेरे को पैदा किया है। तो मैंने एक डायलॉग दे दिया आगे से, मैंने कहा पति बदला जा सकता है, बाप बदला नहीं जा सकता था। बाप बदल नहीं सकते थे ना, पति को छोड़ना आसान था। जब तेरे को वो लाया घर में, वाइफ का दिया लाइक जजमेंट दिया, पूरा सब कुछ औहदा दिया घर में, तो मुझे लगता है कि डाउनफॉल में भी पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, हम साथ में रहेंगे। चलो कसमें तो क्या ही खाई, कमिटमेंट भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो मतलब ये है कि आज की डेट में भी ना वो दोनों साथ में अच्छे से रह नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट। मैंने कहा आप एजुकेटेड हो, अगर आपके हस्बैंड के साथ इशू है, आप काम कर सकते हो, बड़ी फेमिनिस्ट और इक्वालिटी की बातें हम करते हैं, आज तो आपको सपोर्टिव बनना चाहिए, छोड़ने का नहीं। लेकिन जिस हिसाब से केस चल रहा है ना इस समय, डायरेक्शन जो इस समय है, उसके हालात बहुत बुरे हैं, वो ख़त्म ही करना। क्योंकि वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट है। छोड़ना तो अगर कभी उनके पिताजी के साथ ऐसा अच्छा हुआ नहीं हुआ चलो, लेकिन मुझे लग रहा है फिर ऐसा तो फिर बाप को भी छोड़ देते एक दिन शायद, या फिर वही वाली बात है कि बदला नहीं जा सकता था। तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जहाँ किसी को थोड़ा सा टाइम दे दो ना, और सबको इंस्टेंट शॉर्टकट्स चाहिए। मतलब किसी को कह दो कि यार 2 महीने रुकना पड़ेगा, 2 महीने तो है नहीं, क्यों नहीं है 2 महीने, ऐसे तो कल की भी गारंटी नहीं है, सीधी बात बताऊं, कल का सूरज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आप समझो बात को, रिश्ते बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में सेकंड्स लगते हैं। अब जब रिकनसाइल कर रहे हो, बना रहे हो, दोबारा से चीज़ें ठीक कर रहे हो, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं। तो गिव अप वाली शिकायतें हैं। हाँ, अच्छा, आपने एक चीज़ बोली, कार्मिक रिलेशन एंड सोलमेट, जी, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंसेस हैं कि लाइक कार्मिक इज ऑल अबाउट जो शॉर्ट टर्म रिलेशंस होते हैं। लाइक आपने बोला वैभव, मैं स्कूल में था, मैंने 12 साल मतलब 15 साल मान लो स्कूल में पढ़ाई करी, तो 15 साल में बहुत सारे शॉर्ट टर्म केसेस बने आपके। एक क्लास में एक दोस्त था, 2 साल बाद उससे दोस्ती खत्म, ये सारे कार्मिक है। आपका मेरा कार्मिक हो सकता है कि हम लोग आज सामने बैठे हैं,
एक टाइम पर हमारा रिलेशन शायद खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। सोलमेट्स आर लाइक जी, कहते हैं ना दो जिस्म एक जान टाइप, वो होते हैं। वो आजकल हम लोग हाईलाइट करते हैं कि सोलमेट कनेक्शन का मतलब सिर्फ एक ही है, हस्बैंड एंड वाइफ। सो कॉल्ड अगर जब शादी होती है ना नई नई, तो लड़कियां मेंशन करती हैं सोलमेट्स, बट जरूरी नहीं है दैट ही इज और शी इज योर सोलमेट। ठीक है, दिस इज योर कंपेनियनशिप, पार्टनर। इस जन्म के लिए ये आपका पार्टनर है। अगर वो सोलमेट है तो फिर थोड़ा टाइम बाद डाइवोर्स क्यों हो रहा है? जनरल एस्पेक्ट है, या आपके कलेश क्यों हो रहे हैं? सोलमेट्स कनेक्शंस आर लाइक जहाँ पे आपका रिलेशन ना टॉप ऑफ द लेवल पे बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप बिना बोले किसी की बात समझ जाते हो। यहाँ पे तो बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, ये कार्मिक कनेक्शन। क्या सोलमेट सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर देखो ऐसा है कि आजकल की जनरेशन ने बना दिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोलमेट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो सोलमेट का असली मीनिंग है वो कोई भी दो रिश्तों में हो सकता है। सोल का मतलब क्या है? आदमी और औरत ही थोड़ी है। अरे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपका छोटा भाई हो, आप मेरे बड़े भाई हो, हमारा कनेक्शन बहुत सॉलिड हो सकता है। सोल में जेंडर कहाँ से आ रहा है? कौन ला रहा है इसको? ये यूथ ला रही है या आजकल के बच्चे ला रहे हैं। उसकी डेफिनेशन ये नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में ना एक ही कोई न्यूज़ आती है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, उसी बारे में 4 बातें हो जाती हैं, तो उसी को पोर्ट्रे कर जाएगा। सोलमेट का कनेक्शन का मतलब ये नहीं है। कोई भी दो सोल्स जो इंटर रिलेटेड कनेक्शन में है, कोई भी हो सकता है। जो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं या दो भाई होते हैं, दे कैन बी सोलमेट। उनका तो जर्नी साथ शुरू हुई है, पैदा ही साथ हुए हैं, वो सोलमेट है। मेरी जर्नी ऐसी लिखी है कि मैंने एक लड़का लड़की है, उनकी शादी हुई, उन्होंने 25 साल साथ में बिताने हैं, तो 25 साल के हिसाब से हो सकता है 25 साल बाद उनका डाइवोर्स हो जाए। कर्म है ना, कुछ लेकर के आए हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भोगने हैं, अभी आउटपुट भी तो निकालेंगे ना। तो 25 साल वो साथ में रहेंगे, देन दे विल डाइवोर्स। अगर किसी की मृत्यु लिखी है बाई चांस, तो वो शादी की वजह से नहीं हुई, किसी एक की वजह से दूसरे की मृत्यु नहीं हो रही, ये सब बेकार की बात है। उनका इतना ही रिलेशन था, अब उनका टाइम पूरा हो गया। अगर आदमी मर जाता है, औरत मर जाती है, उनका समय था वो पूरा हो गया, तो अपना कर्म बिताया और खत्म कर दी कहानी। कर्मों पे ही हम सब चल रहे हैं। तो यही सिनेरियो की लाइफ, उनकी लाइफ वहाँ पे खत्म हो जाएगी। किसी की भी एक की हो सकती है, या वो हो सकता है डाइवोर्स भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है, सेपरेटेड हो जाए, वो वाली चीज़ है। और बहुत सारे टाइप की पार्टनरशिप होती है। अब मैं बहुत सारे ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ दिखा दूंगा आज की डेट में जो पुराने हैं, आज तो टिकते ही नहीं ना, लोग छोड़ ही देते हैं। जो लोग साथ में रहते हैं उनका बस फॉर्मल कम्युनिकेशन आपस में, कोई फालतू बातचीत नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, बट दे आर टुगेदर। मतलब एक ही घर के नीचे, एक ही छत में, एक छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं, बट बिस्तर अलग अलग है। कोई फिजिकल बॉन्डिंग नहीं, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है। खाना खिला दिया, पैसे घर के खर्चा चला दिया, बस वो रह रहे हैं साथ में। तो अननोन पर्सनैलिटीज़ की तरह भी रहते हैं, वो भी एक अलग होना डाइवर्जन है। बट वो सब जो हम कुंडली पढ़ते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो पता लगता है इनका रिलेशन बॉन्ड है कैसा। मैं बहुत सारे रिलेशन आज भी दिखा दूंगा जिन हस्बैंड एंड वाइफ में 5-5 साल से फिजिकल बॉन्ड नहीं है। शादी को भी 5-5 6-6 साल हुआ, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द फेज में 1-1.5 महीना फिजिकल रहा, उसके बाद नहीं है, खत्म। और मजे की बात, बहुत सारे रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल भी नहीं निकलता। ये जरूरी नहीं है कि हर एक्स्ट्रा मैरिटल निकले ही निकले, आम हो गया है, बात अलग है, बट बहुत बार नहीं है। भाई वो लोग साथ में रहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रहना है, बात खत्म होगी, समाज के लिए कह सकते। और ओपन मैरिजेस का केस भी आजकल आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अच्छा आपको नहीं पता ओपन मैरिज क्या है? ओपन मैरिज का केस ये होता है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड बाहर किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करे, कुछ भी करे, वो रिलेशन बना सकता है। वाइफ भी बना सकती है। वो आपस में बताना चाहे तो एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है, और ना बताना चाहे तो छुपा भी सकते हैं, बट लाइक कहीं ना कहीं ये पता है कि ऐसा चल रहा है, मतलब पर्सन के बारे में नहीं पता, बट एग्जैक्टली वो चल रहा है। तो ये चीज़ है। वाइफ स्वैपिंग पता हो गया आपको, वाइफ स्वैपिंग होती है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो मतलब धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन ही सारा अडॉप्शन की बताओ। अभी जैसे इसी चीज पे कुछ तो सीवी से हाँ। प्रेमान जी ने कुछ बोला था, तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं। हाँ, आपका क्या मानना है इससे बारे देखो मैं बताता हूँ, जो उनकी स्टेटमेंट मेरे को जो सुनी थी, वो ये सुना था कि 100 में से कोई 2-4 लड़कियां हैं जो अपना मतलब सेक्सुअली किसी के साथ एक्टिव नहीं हुई। बेसिकली रॉ लैंग्वेज यही है, ठीक है, कि वो अपना लाइक अपने आप को एज अ वर्जिन ही रखती हैं लाइफ, जब तक उनका पार्टनर नहीं मिल जाता। तो अगर उन्होंने ये बोला कि 2-4 लड़कियां, तो 2-4 लड़के भी, मतलब मैं सिर्फ एक जेंडर को टारगेट नहीं करता, ठीक है, या हो सकता है उन्होंने वो पूरी बात में बोली भी हो, लेकिन या हो सकता है उसकी क्लिप कटी हो, बट ये इट इज़ फॉर बोथ। अगर आज की डेट में कोई लड़की अगर ये कहती है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई मैं 26 साल की हूँ, मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो लड़का भी कह रहा है, तो इसको हाईलाइट मत करो इतना, बट ठीक है ना, उनकी अपनी मर्जी थी, ठीक है। तो ये चॉइस है, आपकी मर्जी है, इट्स योर लाइफ।
अगर एक ओपिनियन वाइज पूछोगे, किसी भी बड़े से पूछोगे, तो वो मना ही करेगा ना कि भाई आप बीइंग एन ह्यूमन, ये काम अगर आपने एक टाइम तक रखना है तो नहीं करना। वो एडवाइस कर सकता है। पहले क्यों कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी कि जब पेरेंट्स बोलते हैं इसकी जल्दी शादी करा दो बिगड़ ना जाए, तो मतलब क्या था वो? शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब यही तो है कि आपको एक कंपेनियनशिप दे दिया, आपका इमोशनल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड, सेक्सुअल लाइफ इसी के साथ है, आपने बाहर कहीं नहीं जाना। एंड ऑफ द टाइम तो यही है शादी, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आई है यही है। मैरिज को कैसे रखना है वो मुझे लगता है कि वो गाइडेंस कहीं ना कहीं लैग है आज की डेट में, वो समझाना चाहिए लोगों को, बड़ों को बताना चाहिए, बट वो मुझे लग रहा है वो नहीं समझाया जा रहा। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक लड़कियाँ अगर आज की डेट में लाइक भाषा में कहें कि ठीक है भाई गड़बड़ करती हैं, तो लड़के कौन सा साफ सुथरे हैं, सभी गड़बड़ कर रहे हैं। तो कोई भी वहाँ पे ठीक है, उन्होंने उनको जो स्टेटमेंट सही लगा उन्होंने दिया, बट मेरे हिसाब से कम तो कोई भी नहीं चल रहा आज की डेट में। बाकी हाँ, लॉ एंड ऑल सब कुछ वो लड़कों के ज़्यादा केस चला जाता है, तो वो एक मैटर थोड़ा सा अलग बन जाता है कि हाँ ठीक है यार, इश्यूज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर ऑन टॉप, वो वाली चीज़ है। आप एनर्जी में बिलीव करते हो? किस में? एनर्जीज। एनर्जी में बिलीव रखता हूँ। जैसे मैं पैरानॉर्मल की अभी बात नहीं करूँगा, उसका हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन कई बार है ना लोगों को ऐसा फील होता है कि वो कोई नई चीज़ खरीद के लेके आए, हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी लाइफ में मे बी कॉन्सिडेंटली बुरा होने वाला है, बट उनको ये रियलाइज होने लगता है कि मैं ये चीज़ खरीदी, मैं जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद उस पर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी। और वो हो सकता है कि वो टाइम पीरियड था, कोइंसिडेंस था, तो क्या एग्जैक्टली कोइंसिडेंस होता है या फिर रियल में उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? देखो ऐसा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, वो आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ के अंदर। अगर आप मतलब गाड़ी, मान लो मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, मेरे खर्चे आ रहे हैं या मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, 2 बार ही हो गया, अब वो हो सकता है टाइम भी खराब हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी की वजह से, आप गाड़ी की जगह आप इसको सोचने वाली बात है। हाँ। गाड़ी की जगह आप 2 व्हीलर पे होते तो बचते भी नहीं, शायद मर ही जाते, गाड़ी ने आपको बचाया भी है। तो ये एस्ट्रोलॉजर ही डिफाइन कर पाएगा इस चीज़ को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। माइट भी इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। अब आपने काली रंग की गाड़ी खरीदी थी और मेरा कहना यह था कि काली गाड़ी से दूर रहना, लेकिन अब आप एक्सीडेंट करने के बाद मेरे पास आए हो, तो आपके पास सब कुछ चारा नहीं है, अब आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर खरीदने से पहले एक बार पूछ लेते तो प्रॉब्लम क्या थी? देखो, आपने डिसाइड कर लिया ना आपने गाड़ी खरीदनी है, अब एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ रंग के अगर डिस्कस कर लो या नंबर पे डिस्कस कर लो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर वो ये कह देगा मान लो अभी मतलब 1 महीने बाद ले लो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उसमें फिर लोगों को ये पॉइंट आता है ना कि हमें इतना इस चीज़ में नहीं घुसना कि हम जो भी चीज़ें करें वो पूछ पूछ के करें। तो हर चीज़ मैंने आपसे ये नहीं पूछा, टॉयलेट जाने से पहले मेरे से पूछो। मैंने आपसे बोला आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, एक अगर 1000, 500, 1500, 2000 रुपये अगर एक एस्ट्रोलॉजर को दे देते हो पूछने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब आप ये कहोगे कि भाई क्या नाम है, बहुत सारी और चीज़ें वहम पलवाना है नॉन। देखो ये होता है, जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स है मेरे को पता है वही काम करते हैं, पर एंड ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एक बार काउंसिल कराने में हर्ज नहीं है कोई, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो ना, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। आप बर्गर खाने से पहले मत पूछो, लेकिन बर्गर की फ्रेंचाइजी खरीद रहे हो, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो एक बार क्वेश्चन करने में, एक काउंसिल कराने में मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम पैरानॉर्मल एनर्जीज की बात करें, कभी आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आए हैं? टैरो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है जी। या फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम है, जी, तो टैरो कैसे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो टैरो रीडिंग के अंदर ना बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनका अपना सिग्निफिकेंट है। कार्ड सीधा आता है तो अपराइट बोलते हैं, रिवर्स आता है तो उल्टा, इसे उल्टे को रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जांचने की, भापने की पावर है, ठीक है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, इनका ब्लैक मैजिक मैंने खुद पकड़ा। आई नो हाउ टू रिमूव द ब्लैक मैजिक इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू केस स्टडी। पहले केस स्टडी होता है, उसके हिसाब से इलाज होगा, सीधी सी बात है, बिना केस स्टडी करे इलाज नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स के अंदर पता लग जाता है कि किसी ना किसी नेगेटिव ऑरा का सहारा या नेगेटिविटी के अंदर है। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं सामने वाले से कि जैसे मान लो किसी ने बोला यार मेरी ना बहन पे कुछ हो रखा है, वो ना बहुत अच्छा ब्राइट पढ़ती थी और अब वो कुछ नहीं हो रही, तो पहले तो इंसान का पहले वहम निकालेंगे कि भाई उसको कुछ और चक्कर तो नहीं चल रहा। पता लगे वो रिलेशन में किसी के साथ, उसका दिमाग कहीं और है, या वो अपने घर की स्थिति को लेकर के परेशान हो रखी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लोगों को इजी लगता है किसी ने कुछ करवा दिया होगा। तो अब अगर मान लो कुछ नहीं आता तो बताते हैं कि कुछ नहीं है, थोड़ा उसका मेंटालिटी है जो मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है अभी, उसको थोड़ा काउंसिल करो, उसको थोड़ा प्यार करो, एक आधी छुट्टी मनवाया उसको, ठीक है, मतलब बाहर ले जाओ कहीं, उसको थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश कर दो उसको एक बार, तो यही उसका इलाज है। मैंने कोई वहम नहीं पलवाया,
दूसरे एस्पेक्ट से मैंने ये चीज़ बोल दी कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई इसका या तो कहीं पैर पड़ा है, जैसे कहते हैं ना मंगलवार को शनिवार को नींबू मिर्ची पड़ाओ बच के रहना, लोग अपनी चीज़ें उतार करके डाल देते हैं, किसी और पे चढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ है तो भी पता लगेगा। और अगर कुछ किसी और चीज़ का साया है बाई चांस, जैसे कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे कोई चीज़ें मत फेंको उल्टी सीधी, सुसु मत करो, लोग कर देते हैं रात में। चलो लड़की तो नहीं करेगी, लड़के तो कर ही देते हैं। हाँ तो जनरल एस्पेक्ट में ये चीज़ें मत करो। लोग पीपल के पेड़ के नीचे दारू पीने लग जाते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ का इम्पैक्ट कैसा भी हो सकता है, ठीक है। पीपल, मान लो आप ऐसे ही खड़े हो, पीपल का पेड़ तोड़ दिया ऐसे ही, तो नेगेटिव और आ सकता है उससे भी। तो वो चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ें नहीं करनी होती, और अगर होती हैं उसके बाद तो फिर एंड ऑफ द टाइम दिक्कत परेशानी होती है। तो पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत वास करते हैं। देखो ऐसा मैं कहूँगा कि लाइक सिर्फ ये कहना कि भूत प्रेत वास करते हैं, ये कहूँगा कि हमारे हिंदुइज्म के अंदर ना उसको बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। तो मना करते हैं, पीपल का पेड़ कहीं भी होता है उसको काटते नहीं है, उसको मतलब काट करके फेंकते नहीं है, कुछ नहीं करते उसको, मतलब ये लगा लो सिर्फ आप पीपल पे जल चढ़ाते हो, या आपकी कभी मंदिर में मूर्ति वगैरह टूट जाती है ना तो वो रखने जाते हो वहाँ पे, तो आप उसको भगवान का दर्जा दे रहे हो एक तरीके से। क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज मेड बाय भगवान, हमारी हर चीज़ भगवान में है, हर एक चीज़ में। एक नॉन लिविंग थिंग को आप कह सकते हो एक पल को कि ये भगवान की नहीं है, ठीक है, लेकिन देने वाला फिर भी वो भगवान ही है। तो हम तो देखो हर चीज़ में भगवान को मानते हैं कि हर चीज़ भगवान की है, तो हर चीज़ में भगवान है, तो हमने उसको चीज़ को दर्जा दिया है बिल्कुल। तो ये कि लाइक उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना किसी भी एंगल पे, वो वाली चीज़ है। और बाकी रही बात अच्छाई और बुराई हमारे आसपास होती हैं। अगर मैं कहूँ कि आत्माएं भटकती है तो हमारे आसपास अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि अगर वो आपको हार्म कर रही है तो आपको, आपका बिजनेस कोलैप्स होता है तो हो सकता है कि लाइक किसी आत्मा की वजह से हो, ये होता है, सब कुछ है। और अगर बहुत कुछ अच्छा भी होता है, जैसे मतलब आपने कभी एग्जाम्पल के सुना हो कभी कि आपके घर में पितृदोष है, तो एक बच्चे की हालत खराब कर देगा पितृदोष। जब वो जा रहे थे, एक्सपायर हो गए, घर में कोई बड़ा फादर फिगर, उनका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं हुआ, उनकी पूजा पाठ ढंग से नहीं हुई है, तो उनकी आत्मा भटक सकती है और वो फिर पूरा कोलैप्स करती है, एक किसी भी बेटे की ज़िंदगी खराब कर सकती है। हाँ, मतलब ये पता लग जाता है कि भाई तुम्हारा सूर्य वीक है, तुम्हारा इशू है, कॉम्प्लिकेशंस है, दिक्कत परेशानियां हैं। देखो इसमें ये है कि लाइक आप जैसे मान लो अब हमारे को सूर्य वीक पता कर लगाना है, तो फिर हाथ की लकीरें बताएंगी जो एग्जैक्ट बताएंगी, ठीक है, और बताएगी कुंडली आपकी, न्यूमरोलॉजी फैक्टर भी बता सकते हैं, ठीक है। बट टैरो कार्ड रीडिंग आपकी आपदाएं बताएगी, किस किस टाइप की आपदाएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। एंड ऑफ द टाइम देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बाहर मेडिसिन लेने जाते हो डॉक्टर के पास, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेद भी है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एलोपैथिक जैसे भी आ गए। तो ऐसे ही ट्रीटमेंट्स हैं। अगर मैंने ये पढ़ लिया कि लाइक आपकी लाइफ में ये आपदा है, इसका मतलब आपकी डेस्टिनी ब्लॉक कर रही है, तो डेस्टिनी को क्लियर कैसे करना है, तो उसके लिए प्रेयर्स है, अफर्मेशंस है, पूजा पाठ है, तो वो करोगे तो उससे भी ठीक होंगी चीज़ें। भाई अगर आपका पितृदोष भी है तो एंड ऑफ द टाइम पूजा पाठ ही तो करोगे, तो वही होगा कि चलो भूल चूक जो हमसे हुई, या मैनिफेस्टेशन को मानते हो? हाँ सब कुछ मैनिफेस्टेशन, तो हर चीज़ मैनिफेस्टेशन है, हर चीज़ मैनिफेस्टेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अब हम स्कूल जाते थे बचपन में, छोटे थे, हम डिक्टेशन देते थे, एक वर्ड गलत होता था टीचर बोलती थी इसको लिख करके लाओ। हमारे बड़े बुजुर्गों को, नानी को, दादी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 लिखते देखा होगा। ऑल दीज थिंग्स आर मैनिफेस्टेशन, ये पार्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट मैनिफेस्टेशन है। कोई भी चीज़ हम कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये हमारा कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, बिना मेहनत के मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, ये भी क्लियर कर दूँ। मेहनत के साथ मैनिफेस्टेशन काम होगा। मेरे को कोई चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मेरे को ऑडी खरीदनी है, आज मेरे पास गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो मेरा एम क्या है, मुझे ऑडी खरीदनी है। ऑडी खरीदने के लिए मेरे को मेहनत भी करनी है और मेरे को मैनिफेस्ट भी करना है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, ऑडी खरीदूंगा। मेरी जिद होनी चाहिए उसके पीछे, मैंने कोई और कंपनी की गाड़ी नहीं चलानी, मैं सीधा ऑडी ही चलाऊंगा। तो अगर मैं उसके पीछे मेहनत करता हूँ तो एक दिन ऑडी जरूर मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। सपना देखो, आप देखो वो एक आपने शायद रोनाल्डो ने बोली थी ये बात कि मैं गरीब पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं गरीब मरूंगा, ये मेरी चॉइस है। शायद रोनाल्डो ने बोली थी, आई गेस, चलो जिसने भी बोली थी, मतलब किसी महान व्यक्ति ने बात बोली थी कि मैं पैदा गरीब हूँ, मेरी चॉइस नहीं थी ये, लेकिन मैं मरूंगा अमीर, तो ये चॉइस है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, आप डेस्टिनी में क्या निकाल सकते हो, क्या बना सकते हो, और एक एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प कर सकता है। मैनिफेस्टेशन क्या कोई प्रोसीजर होता है या फिर सिर्फ इमेजिन कर लिया? और नहीं, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, आपको मैंने लिखने की एक टेक्निक बताई, आप लिख रहे हो, सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस है। आपकी अगर विजन ही सही नहीं है, आपका थॉट ही क्लियर नहीं है, तो आप कुछ लिख लो कोई काम ही नहीं करेगा।
लिखोगे तब जब आप पहले यहाँ से क्लियर होगे। आपने बोल दिया, जैसे मैंने 2-3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, एक है 369, एक है 999। 9 नंबर का बड़ा महत्व है हमारे हिंदुइज्म के अंदर। तो वो रेमेडीज़ बना रखे एक तरीके से, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे ऑडी लेनी है, ऑडी लेनी है लिखना है, या मेरा एक्स रिकनसाइल कर ले, एक्स का नाम दे दिया कि भाई ये वापस आ जाए, तो मैंने उसको मैनिफेस्ट करना है लिख करके। 3-6-9 का मतलब हो गया सुबह 3 बार, शाम को 6 बार, रात को 9 बार। 9-9-9 का मतलब हो गया सुबह भी 9 बार, दोपहर में 9 बार और रात में 9 बार। इस तरीके से मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। मैं, आपने कभी नोटिस किया हो जनरल एस्पेक्ट पे, आपका समोसे खाने का मन था, ठीक है, और मतलब जनरली कोई बात हुई, यार आज समोसा मिल जाए, मज़ा आ जाए, मौसम बड़ा अच्छा था, ठीक है। अब मज़े की बात ये होगी कि बाई चांस समोसा आपके घर पहुंच गए, पिताजी ले आए, चाची ले आई, नानी ले आई, दादी ले आई, कोई भी ले आया, कैसे पहुंचे? अब आप ये कहो कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर थी, समोसे खाना कौन सी बड़ी बात थी आपके लिए, जाके ले आते, खा लेते, इतना महंगा भी नहीं जो खरीद नहीं सकते। लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो इतना कर, छोटी सी चीज़ था, छोटी सी चीज़ थी, ऑडी नहीं आएगी ऐसे, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि यार भूख लग रही है यार। पीछे इसके लॉजिक क्या रहा हो? लॉजिक यही है कि लाइक हम ये कहेंगे कि लाइक हम, जैसे पुराने टाइम में ना, आज पहले ना लोगों के मन बड़े साफ होते थे, कुछ भी मैनिफेस्ट करते थे वो चीज़ हो जाती थी। लोग, आपने देखा हो कभी रामायण महाभारत कभी देखते हो कि हम किसी को याद करते थे वो सामने प्रकट हो जाता था, जो मतलब जैसे मान लो किसी भी भगवान ने किसी भी भगवान को याद किया, कुछ भी हो तो वो सामने आ गया कि आपने याद किया, मैं आ गया, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले ना हमारे मन विचार इतने साफ सुथरे होते थे, हम पहले लोगों का वो करते थे, मार्गदर्शन भी करते थे और लोगों को वेलकम करते थे। आज हमारे वाले नहीं है, कोई आकर के आ जाएगा तो हमारे मन से नहीं रहता भाई क्यों आ गया, 2 घंटे खा जाएगा यार। हमारा मन ही साफ सुथरा नहीं रहा उस चीज़ के हिसाब से अब। तो ये है कि लॉजिक ये है कि अब पहले हमारे को टेलीपैथी ऐसी टेक्निक होती थी कि हम एक दूसरे को बिना बोले बातों का समझ जाते थे कि सामने लगे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, और इतना मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता था, जिसे उन्होंने कहा था एक ऑरा की बात होती है, एक एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है कि मैं एनर्जी एक्सचेंज में आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ, आपका मेरा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी कभी आपने नॉर्मली देखा हो, आपको अपनी मम्मी की याद आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर हो, इंडिया से बाहर हो, दिल्ली से बाहर हो कहीं से, और सडनली आपकी मम्मी का कॉल आ गया, वो क्या था? वो मैनिफेस्टेशन था, टेलीपैथी थी वो, कि यार मतलब मम्मी का कॉल आ गया। वैसे भले 10 दिन से नहीं आया बाई चांस, या आप कर रहे थे, लेकिन उस दिन वो कॉल आया, तो आपका वो टेलीपैथी था, वो मैनिफेस्टेशन था कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे कि यार ये मेरा काम हो गया। छोटी चीज़ें थी जल्दी काम करेंगी, बड़ी चीज़ें समय लगेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन, कि कैसे मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। लिख करके करूँगा, बोल करके करूँगा, या किस डायरेक्शन में करूँगा, वो वाली चीज़ है। एफर्ट तो सब में डलेगा, बिना एफर्ट के कोई काम नहीं है। कर्म हमेशा प्रधान था, प्रधान है और प्रधान ही रहेगा। कर्म और भाग्य में आप किसको बड़ा मानते हो? मैं ये कहूँगा कि लाइक देखो, भाग्य ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कुछ, आपने देखा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे डॉली चाय वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपने देखा चाय बेचते बेचते पारी हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब सेलिब्रिटी उसको 5-5 लाख रुपए दिन का दे रहे हैं, लोग उससे प्रमोशन करा रहे, कुछ भी है। तो भाग्य मजबूत था, भाग्य। क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं, जितने भी चाय वाले हैं उससे भी ज्यादा कर्म कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल है, हर चाय वाला सब कुछ नहीं बनता। एक चाय वाले हमारे मोदी जी हैं, दूसरा डॉली चाय वाला, तीसरा कोई चाय वाला। और लोगों के ना बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स पड़े हैं कि हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लोग, अरे सब चाय वाले थोड़ी इतने बन जाएंगे, सब कुछ है। तो आपका कर्म, वो उसका भाग्य मजबूत था। देखो मैं बोलता 70-30, 70% आपका भाग्य, 30% आपका जो कर्म है, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या है इसके अंदर कि दोनों इंटरलिंक है आपस में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं टॉप पे। कुछ लोग होते हैं जिनका भाग्य कुछ समय के लिए स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिग बॉस से रिलेटेड बात करते हैं, बड़ा पाव गर्ल वायरल हुई थी, चंद्रिका दीक्षित उसका नाम है। वो बिग बॉस में गई, थोड़ा टाइम का फेम मिला, अब डेड, काम भी डेड है, बिजनेस भी डेड हो गया। जिस बिजनेस की वजह से पहुंची थी वो भी डेड है, वो भी डेड है। तो आज वो कहाँ है? ये भाग्य था कुछ समय के लिए स्ट्रांग, ये कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र बदला, राहु ने पैसे दे दिया, शनि ने उसका मंजर बना दिया बढ़िया, अब फिर वो डेड है। तो कहने का मतलब होता कुछ लिमिट होती हैं कुछ चीज़ें कि हाँ भाई भाग्य मजबूत है तो कितना मजबूत है। कुछ का बहुत लंबे समय तक होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हर्ष बेनीवाल इस समय उसके चैनल पे रीच नहीं है बिल्कुल भी। एक टाइम पे था, आज पूरब झा बहुत ज़्यादा फेमस है, अपना तो भाईचारा है उनके साथ, हम काम करते हैं उनके साथ। तो आज की डेट में वो जूनियर आर्टिस्ट आया था एज हर्ष बेनीवाल की वीडियो में,
आज पूरब जहाँ हर्ष बेनीवाल से आगे निकल चुका है। तो ऐसा है कि आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका काम, और नो डाउट उस बंदे ने लीनियंसी भी क्रिएट करी है। जिस चीज़ से आप कुछ बनते हो उस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। अगर आज मैं बीइंग एन टैरो कार्ड रीडर इस पोजीशन पे आपने मुझे इनवाइट किया, बिठाया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं कल को किसी और काम के अंदर, मेरे को किसी ने बोला था एक बात कि कल को कुछ बड़ा मिल जाएगा ना तो छोड़ देगा। मैंने साफ एक बात बोली थी कि जिस चीज़ से मैं कहीं पहुँचा हूँ वो चीज़ कभी नहीं छूटेगी। आपने मेरे को ये जिस हैसियत में यहाँ पे बुलाया वो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर बुलाया। ये जो नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे कि मैंने क्लाइंटेज बनाई है, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लूँ, मेरे काम और मेरे क्लाइंट्स जिनकी वजह से मैं कुछ भी हूँ, क्योंकि मैं क्लाइंट्स की वजह से बना हूँ, सीधी बात है, तो वो मेरी फैमिली है। तो मैं उस फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जितना मर्जी कभी कुछ हासिल कर लूँ। अच्छा, जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य तो हम जन्म से ही लेके आते हैं। हाँ, लेकिन क्या उसको और मजबूत भी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। वो कैसे कर्म बताऊं? कर्म से होगा या फिर उसके लिए कुछ और चीज़ें? कर्म सही डायरेक्शन में होने ज़रूरी है। कर्म तो आप करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिल्ली से गुड़गांव आना है, मेरे को गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है, तो मैं अब दिल्ली जाने के लिए पहले रोहतक तो नहीं जाऊँगा। अगर मैं रोहतक जा रहा हूँ फिर गुड़गांव आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो कार्ड रीडर इतना सटीक होता है इस मामले में कि वो आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस डायरेक्शन में चले जाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वीडियो देखा था, अभी वीडियो वायरल हो रहा था। मान लो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, तो मैंने किसी ने ये बात बोली कि भाई एस्ट्रोलॉजर दूसरे को पैसे वाला बनाते, खुद के लिए पैसा क्यों नहीं बनाते? ठीक है, अब मैं अगर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप ऐसा पैसा बना सकते हो, खुद क्यों नहीं बना रहा? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रहा, बात नहीं समझे। मेरा भाग्य हो सकता है आपका ज़्यादा मजबूत हो, आपका भाग्य ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अगर मेरे भाग्य में मान लो भाई मैं ज़िंदगी भर 30 लाख रुपए कमाऊंगा, आपका भाग्य 1 करोड़ का भी हो सकता है। तो मैं पैसे वाले को पैसा बना सकता हूँ। फिर माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आप एक गरीब को कभी रईस नहीं बनते देखोगे जब तक वो खुद एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नहीं है। उसने क्या कहना है, 100 रुपये का कमाने हैं, 100 रुपये का रात को पौवा खरीद लेना है, खाना खा लिया, उसका यही माइंडसेट है। रईस और रईस क्यों बनता है और गरीब क्यों बनता है? माइंडसेट है। आपके पास मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने क्या किया, आपने उसमें से आपको लगा यार वैभव मेरे को ना 20 रुपये की ज़रूरत थी, मैं 80 इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मैंने 20 खर्च लिए, 20 मैंने रख लिए, 60 मैंने इन्वेस्ट कर दिए। गरीब आदमी को 100 रुपये दो, 1 घंटे बाद पूछना कहाँ गए, ख़त्म। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। एक गरीब को भी अमीर बनाया जा सकता है उसका माइंडसेट चेंज करके, उसका भाग्य देख करके कि क्या वो उसका भाग्य मजबूत है। जैसे आप डॉली चाय वाले की बात हम कर रहे थे, उसके भाग्य ही तो मजबूत था ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो चला गया। किसी व्लॉगर ने तो उसको फेमस किया ना। बिल गेट्स आए थे। हाँ, बिल गेट्स आए तो पहले बिल गेट्स आए, उसके बाद ब्लॉगर चले गए। हाँ ठीक है, नहीं पहले व्लॉगर्स ने उसको फेमस किया, बिल गेट्स तो बाद में आया। पहले ब्लॉगर्स ने फेमस किया था, फूड ब्लॉगर्स का काम था। अब भाग्य भी मजबूत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग साथ में बैठे हैं, ठीक है, आप कभी देखना हर किसी का वीडियो का रीच अलग है। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, किसी की वीडियो होगी सीधी ऊपर, किसी की वीडियो होगी यार मज़ा नहीं आ रहा है, व्यूज़ ही नहीं है। भाग्य की बात है, किसका भाग्य आपके साथ कहाँ लिख करके कहाँ आपको स्टैंड कराएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पेज पे ना एक ही बंदा होता है जिसकी वजह से रीच हो जाती है कि यार इसके साथ जब भी वीडियो डालता हूँ रीच मिल जाती है, भाग के साथ रीच नहीं मिल रही। या गिने चुने कोई 4 बंदे हो गए, 100 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 4 बंदों की वजह से रीच आ रही है। कुछ एक लक फैक्टर भी मैटर करता है। वही आ गया ना, भाग्य लक ही तो है, वो तो वर्ड्स अलग अलग।